हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसी के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। 20+ क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हमसे रेगुलर प्राप्त करने के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को भी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि FMS यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के कितने बेसिक कंपोनेंट होते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि FMS, इसका सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म ही नोट कर लीजिए कि जो होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो जो आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है उसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा FMS होता है उसके 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो पहला आपका होता है प्रोसेसिंग स्टेशन, दूसरा हमारा यहाँ पर होता है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, तीसरा आपका होता है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। तो आपसे फ्रेंड्स पूछ ले कि FMS के कितने बेसिक कंपोनेंट होते हैं। तो 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। पूछ ले कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका प्रोसेसिंग स्टेशन होता है, दूसरा आपका मटेरियल हैंडलिंग होता है, मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज होता है, तीसरा आपका कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है। तो FMS के बारे में आपसे पूछ ले तो आप अब बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि FMS के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी कि FMS को कितने प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है, कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है FMS को। तो जो फ्रेंड्स आपका FMS होता है यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम होता है उसको 3 प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आपसे पूछे कि FMS को कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो 3 प्रकार से आपका क्लासिफिकेशन FMS को किया गया है। देख लेते हैं वो 3 कौन कौन से हैं। तो पहला आपका आता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, या इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल्स, भी इसी को हम बोलते हैं। तो दूसरा आपका होता है प्रिज्मेटिक एंड राउंड FMS, और तीसरा आपका होता है डेडिकेटेड एंड रैंडम ऑर्डर FMS। तो आपके जो FMS होते हैं उनको 3 प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। पहला आपका हो गया फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, या इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल्स। दूसरा आपका हो गया प्रिज्मेटिक और राउंड FMS, तीसरा आपका हो गया डेडिकेटेड एंड रैंडम ऑर्डर FMS। तो आपसे पूछ ले FMS को कितने प्रकार से उसका क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अधिक उत्पादन दर के लिए NC मशीनों के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है। जहाँ पर हमें मास प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम न्यूमेरिक कंट्रोल मशीनों के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा FMS यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो जहाँ पर हमें अधिक उत्पादन दर यानी कि एक से अधिक प्रोडक्ट को बनाने की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम न्यूमेरिक कंट्रोल मशीनों का उपयोग नहीं करते हैं, उसके स्थान पर हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। जैसे आपका NC मशीन हो गई, यदि उसमें आप एक प्रोग्राम एक बार फिट कर दोगे तो आप एक ही प्रोडक्ट को बना सकते हैं। लेकिन जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है इसमें जो है आप टूल को चेंज कर कर एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो NC मशीन में क्या होगा कि यहाँ पर आप टूल को चेंज नहीं कर सकते हो, आप एक से अधिक को प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। लेकिन FMS में क्या होता है कि आप इसके टूल्स को भी बहुत कम टाइम में चेंज कर सकते हो और वहाँ पर आप एक से अधिक प्रकार के आप प्रोडक्ट के डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो आपसे पूछ ले कि अधिक उत्पादन दर के लिए NC मशीनों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके चलते हैं। आपसे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर परिवर्तन तथा बाह्य परिवर्तन क्या होते हैं। आपसे पूछ ले कि अंतर परिवर्तन क्या होता है, बाह्य परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि
अंतर परिवर्तन क्या होता है? तो जो फ्रेंड्स आपका अंतर परिवर्तन होता है वो कंपनी को सकारात्मक तथा नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। यानी कि जो हमारा इंटरचेंजेबिलिटी होती है वो हमारी कंपनी को सकारात्मक और नकारात्मक तरीके दोनों तरीकों से प्रभावित करती है। और जो आपका आंतरिक परिवर्तन होता है वो आपके कंपनी के कंट्रोल में रहता है। अब आपका जो बाह्य परिवर्तन होता है यह उस प्रकार की परिस्थिति होती है जो कंपनी के बाहर होती है, यानी कि ये परिस्थिति कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती है। तो आंतरिक परिवर्तन तो कंपनी के कंट्रोल में होता है, लेकिन वहीं पर जो आपका बाह्य परिवर्तन होता है वो आपकी कंपनी के कंट्रोल से बाहर होता है। तो आपसे पूछ ले कि आंतरिक परिवर्तन क्या होते हैं, बाह्य परिवर्तन क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो हमारा आंतरिक परिवर्तन होता है वो कंपनी को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है, और जो हमारा बाह्य परिवर्तन होगा वो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता है या कंपनी के नियंत्रण से बाहर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पूछा गया है कि सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो आपसे यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो सपोर्ट सिस्टम होता है एक संगठन अथवा व्यापार में निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली होती है। तो आपसे पूछ ले कि सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो सपोर्ट सिस्टम जो हमारा एक कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली होती है जो सपोर्ट सिस्टम के संगठन अथवा व्यापार में निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आपसे पूछ ले कि सपोर्ट सिस्टम का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संगठन तथा व्यापार में निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए हम सपोर्ट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछ ले कि सपोर्ट सिस्टम किस प्रकार की प्रणाली है। तो सपोर्ट सिस्टम एक कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली होती है। तो यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। आपसे पूछ ले सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि सपोर्ट सिस्टम का प्रयोग कब किया जाता है, यानी कि सपोर्ट जो सिस्टम होता है उसका हम प्रयोग कब करते हैं कब नहीं करते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए कि जब हमें अधिक सटीक निर्णय लेने के लिए समय पर जो हमारी समस्याओं को हल करने के लिए हम सपोर्ट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है उसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें एकदम एग्जैक्ट कोई निर्णय लेना होता है और समय पर समस्याओं को जो हल करना होता है, तो वहाँ पर हम सपोर्ट सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो आपसे पूछ ले कि सपोर्ट सिस्टम का प्रयोग कब किया जाता है। एक तो आपका एग्जैक्ट निर्णय लेने के लिए हम सपोर्ट सिस्टम का प्रयोग करते हैं, दूसरा हमारा होता है समय पर ही तुरंत समस्याओं को हल करने के लिए भी हम सपोर्ट सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, यानी कि जो हमारी मशीनन नम्यता होती है वो क्या होती है। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा कि मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो मशीन फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो मशीन के डिज़ाइन को इसमें मशीन के डिज़ाइन को इस प्रकार बनाया जाए कि कुछ टूल को बदलकर दूसरा प्रोडक्ट आसानी से बना सकें। ये हमारी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। यानी कि मशीन के डिज़ाइन को हम इस प्रकार बना दें कि उस मशीन के यदि हम कुछ टूल को बदल दें तो उसके द्वारा हम दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट को आसानी से बना सकें, वो हमारी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। यानी कि कुछ टूल को बदलकर हम एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट को बना पाना ही आपका मशीन फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो फ्रेंड्स हमारी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यदि हम मशीन के डिज़ाइन को इस प्रकार बना दें कि उसमें यदि हम कुछ टूल को चेंज कर दें तो उससे हम आसानी से दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट को बना सकें, तो वही हमारा मशीन फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्ट मॉडल या असेंबली का आमतौर पर उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। आपसे पूछा गया है कि पार्ट मॉडल
या असेंबली का आम तौर पर उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि एडिटिव निर्माण यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग के लिए पार्ट मॉडल या असेंबली का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि पार्ट मॉडल या असेंबली का हम आमतौर पर उपयोग कहाँ करते हैं? तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग के रूप में हम पार्ट मॉडल या असेंबली का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके चलते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि 3D प्रिंटिंग क्या होता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि 3D प्रिंटिंग क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3D प्रिंटिंग में इमेज को 3 तरफ से देखा जा सकता है। और आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि 3D प्रिंटिंग में हम इमेज को कितने प्रकार से देख सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा 3D प्रिंटिंग होता है इसमें हम इमेज को तीनों तरफ से देख सकते हैं। और आपसे पूछ ले कि 3D प्रिंटिंग क्या होता है? तो इसका भी आंसर यही होगा कि 3D प्रिंटिंग का उपयोग हम वस्तुओं के तीनों प्रकार से उसके इमेज को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर तीनों प्रकार से देखने का मतलब कि आपका टॉप व्यू, बॉटम व्यू और आपका जो साइड व्यू है उससे हम किसी वस्तु को तीनों साइजेस को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि रैपिड प्रोटोटाइप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। आपसे पूछ ले कि रैपिड प्रोटोटाइप क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा वस्तुओं को 3D विजुअलाइजेशन करने के अलावा उत्पादन डिजाइन की दक्षता का परीक्षण करने के लिए रैपिड प्रोटोटाइप का उपयोग किया जाता है। तो सब मेन उपयोग आपका यहाँ पर रैपिड प्रोटोटाइप का होता है कि वस्तुओं को 3D विजुअलाइजेशन करना और उत्पादन डिजाइन की दक्षता का परीक्षण करना, ये आपका रैपिड प्रोटोटाइप का एक अच्छा उदाहरण है, रैपिड प्रोटोटाइप का एक अच्छा यूज होता है। तो आपसे पूछ ले कि रैपिड प्रोटोटाइप क्या होता है? तो इसका प्रयोग हम वस्तुओं के 3D विजुअलाइजेशन के साथ तो करते हैं, साथ ही साथ उत्पादन डिजाइन की दक्षता का परीक्षण करने के लिए भी हम रैपिड प्रोटोटाइप का उपयोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपसे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि आजकल प्रोटोटाइप किस तकनीक के बनाए जाते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। आपसे पूछ ले कि आजकल जो प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं किस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो आजकल प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं वे अक्सर एडिटिव लेयर निर्माण तकनीकी के साथ बनाए जाते हैं। तो इतना आप ज़रूर रखिएगा याद कि जो हमारा प्रोटोटाइप आजकल बनाया जाता है वो आपका एडिटिव लेयर निर्माण तकनीकी के साथ बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके चलते हैं। आपसे अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है कि रैपिड प्रोटोटाइप कितने प्रकार का होता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो हमारा रैपिड प्रोटोटाइप होगा वो 7 प्रकार का होता है, यानी 7th टाइप का आपका रैपिड प्रोटोटाइप होता है। तो आपसे पूछ ले कि रैपिड प्रोटोटाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि रैपिड प्रोटोटाइप हमारा 7 प्रकार का होता है। और रैपिड प्रोटोटाइप का हम उपयोग कहाँ करते हैं? 3D विजुअलाइजेशन करने के लिए हम रैपिड प्रोटोटाइप का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एडिटिव प्रोसेस का जो है इस्तेमाल किया जाता है 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लेना। और वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट कर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 3D प्रिंटिंग कैसे या किस प्रकार से काम करता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं कि जब आप एक 3D मॉडल को अपने सिस्टम में क्रिएट करते हैं यानी कि बनाते हैं, तब 3D प्रिंटिंग की शुरुआत आपके कंप्यूटर से
होती है। यानी कि जब हम एक 3D मॉडल को अपने सिस्टम में क्रिएट करते हैं तब से ही 3D प्रिंटिंग की शुरुआत हमारे कंप्यूटर में हो जाती है। तो आपसे पूछ ले कि 3D प्रिंटिंग कैसे काम करता है, तो इसका आंसर मैंने बता दिया कि जब हम एक 3D मॉडल को अपने सिस्टम में क्रिएट करते हैं तब 3D प्रिंटिंग की शुरुआत आपके कंप्यूटर से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक 3D मॉडल को ग्राउंड अप से 3D सॉफ्टवेयर के साथ बनाया जाता है। यानी कि एक 3D मॉडल को ग्राउंड लेवल से किस सॉफ्टवेयर के साथ बनाया जाता है। यहाँ पर आपका होना चाहिए किस सॉफ्टवेयर के साथ बनाया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक 3D मॉडल को ग्राउंड अप से 3D सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ दूं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक 3D मॉडल को ग्राउंड अप से 3D किस सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन एक पूछा गया है आपसे कि एक 3D जो मॉडल होता है उसको ग्राउंड अप से 3D किस सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता है। तो ये आपका होगा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी एक 3D मॉडल को ग्राउंड अप से 3D सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 3D प्रिंटिंग को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि 3D प्रिंटिंग को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। तो ये इसके बहुत सारे नाम होते हैं, देख लीजिए। पहला तो आपका होता है रैपिड प्रोटोटाइप, दूसरा आपका होता है स्टीरियोलियोग्राफी, आपका तीसरा होता है आर्किटेक्चरल मॉडलिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपकी 3D प्रिंटिंग के नाम होते हैं, ज़रूर याद रखिएगा। पहला आपका होता है रैपिड प्रोटोटाइप, दूसरा आपका होता है स्टीरियोलियोग्राफी, तीसरा आपका आर्किटेक्चरल मॉडलिंग तथा या एडिटिव मॉडलिंग मैन्युफैक्चरिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि किसकी मदद से आप एक ऑब्जेक्ट की डिजिटल कॉपी बना सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप एक बार इसको अच्छे से कि आपसे पूछा गया है कि किसकी मदद से आप एक ऑब्जेक्ट की डिजिटल कॉपी बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक 3D स्कैनर की मदद से हम एक ऑब्जेक्ट की डिजिटल कॉपी को हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर का एक क्लास होता है। तो आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है कि 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर किस सॉफ्टवेयर का एक क्लास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का जो हमारा क्लास होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ दूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो हमारा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होता है किस सॉफ्टवेयर का एक क्लास होता है। तो जो हमारा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होता है फ्रेंड्स एक 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का क्लास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है स्टीरियोलियोग्राफी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपका है, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्टीरियोलिथोग्राफी से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसका आंसर हो जाएगा कि इस टेक्नोलॉजी से ऑब्जेक्ट की लेयर को बनाते हैं। तो यदि आपसे पूछ ले कि स्टीरियो लिथोग्राफी से हम क्या करते हैं, तो इसके द्वारा इस टेक्नोलॉजी से ऑब्जेक्ट की हम लेयर को बनाते हैं स्टीरियो लिथोग्राफी के द्वारा। आपसे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि स्टीरियो लिथोग्राफी में लेयर को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्टीरियो लिथोग्राफी में लेयर को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। इसका तो प्रयोग स्टीरियो लिथोग्राफी का तो प्रयोग ऑब्जेक्ट की लेयर बनाने में करते हैं, लेकिन आपसे पूछ ले कि स्टीरियो लिथोग्राफी में लेयर को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वाइट ऑफ अल्ट्रा वायलेट क्यूरेबल फोटो पॉलीमर रेजिन एंड ए
अल्ट्रा वायलेट लेज़र का प्रयोग किया जाता है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्टीरियो लिथोग्राफी में लेयर को बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वेट ऑफ अल्ट्रा वायलेट क्यूरेबल फोटोपॉलीमर रेजिन और एक अल्ट्रा वायलेट लेज़र का जो हम प्रयोग करते हैं स्टीरियो लिथोग्राफी की लेयर को बनाने के लिए। तो ये थे फ्रेंड्स अभी तक के 21 क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट हमसे रेगुलर पाने के लिए। और हमें टेलीग्राम पर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पर इन सभी की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा रखी है, तो इसकी भी पीडीएफ वहाँ पर दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अब आपके लिए अपलोड कर रखे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के, हाइड्रोलिक्स के एंड आपका जो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है इसके भी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।